क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा पहरेदार जो दरबार में सिर्फ इसलिए तैनात किया गया ताकि कोई हंसे न? और क्या हो जब खुद बादशाह अकबर भी उसकी वजह से मुस्कुराने से डरने लगे? आज की कहानी में मिलने जा रहे हैं आपको दरबार के सबसे अजीब फैसले से, जब हंसी को गुनाह घोषित कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई साजिश थी, या फिर कोई ऐसा कारण जो सुनकर आप भी कहेंगे, अरे वाह बीरबल? और बीरबल वो तो हंसी का इलाज भी ऐसी चाल से निकालेंगे कि पूरी सल्तनत को हंसी आ जाए। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज की कहानी में है शाही गंभीरता, दरबारी उलझने और बीरबल की वो चाल जो इतिहास में दर्ज हो गई। ये है बीरबल और दरबार में आया हंसी रोकने वाला पहरेदार। कहानी शुरू होती है। बीरबल और दरबार में आया हंसी रोकने वाला पहरेदार। एक सुबह बादशाह अकबर की नींद कुछ भारी मन से खुली। सपने में उन्होंने खुद को भीड़ के बीच हंसते देखा था, और फिर अचानक सबने उनकी हंसी का मजाक उड़ाया। आंख खुली तो पसीना बह रहा था। उन्होंने तुरंत बुलाया वजीर आला अब्दुल रहीम को। अकबर गंभीर लहजे में, आज से दरबार में कोई नहीं हंसेगा। हंसी अनुशासन बिगाड़ती है। रहीम घबराकर, हुजूर, ये थोड़ी अजीब सी बात। अकबर कड़क आवाज में, मैंने फैसला सुनाया है और इसका पालन करवाने के लिए एक खास पहरेदार तैनात करो। हंसी रोकने वाला पहरेदार। दरबार में पहरेदार की एंट्री। अगले दिन दरबार के मुख्य द्वार पर तैनात किया गया गुर्रू सिंह, एक हट्टा कट्टा रक्षक जो मुस्कान को भी गुनाह मानता था। उसका चेहरा हमेशा ऐसा लगता जैसे नींबू चूसकर बैठा हो। हंसी की एक भी आहट मिलते ही वो डंडा ठोक देता। गुरु सिंह चीखते हुए होंठ फैलाए तो डंडा पड़ेगा। दरबार में माहौल एकदम बदल गया। जहां पहले हल्के फुल्के मजाक होते थे, अब सबके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। हंसी का पहला अपराधी तानसेन। तानसेन ने एक दिन एक नया राग तैयार किया था, राग खिलखिला। जैसे ही उन्होंने उसकी पहली सुर लगाई, एक मुनादी करने वाला दरबारी हंसी रोक न पाया। गुरु सिंह हंसी आई, चलो बाहर। दरबारी कांपते हुए, माफ कीजिए। राग बड़ा मजेदार था। अकबर, तानसेन, क्या ये कोई राग है? ये दरबार नहीं, नाटकशाला है। तानसेन लज्जित हो गए। अगले ही दिन उन्होंने अपनी वीणा में धागा बांध दिया और चुपचाप बैठने लगे। बीरबल की गैर मौजूदगी। बीरबल पिछले कुछ दिनों से शहर के बाहरी इलाकों का दौरा कर रहे थे। जब उन्हें खबर मिली कि दरबार में हंसी पर पाबंदी है और एक पहरेदार इसे लागू कर रहा है, वो चौंक उठे। बीरबल मुस्कुराते हुए, अगर दरबार से हंसी गायब है तो समझो अक्ल भी छुट्टी पर गई है। बीरबल की वापसी, लेकिन चुपचाप। जब बीरबल दरबार में लौटे, उन्होंने पहले दिन कोई बात नहीं की। बस गंभीर मुद्रा में बैठे रहे और चुपचाप गुरु सिंह को निहारा। गुरु सिंह संदेह से, बीरबल के चेहरे पर कुछ हलचल है, मुस्कान जैसा कुछ। बीरबल गंभीरता से, ये चेहरा नहीं, मेरी सोच की परछाई है। अकबर की उलझने बढ़ी। हर दिन कुछ अजीब होता जा रहा था। दरबारी बातें भूलने लगे, कभी कागज के बजाय चुपचाप दीवार घूरते रहे, और रसोई में हलवाई ने नमक शक्कर तक उलट दिए। अकबर खींचते हुए, क्या सब पागल हो गए हैं? बीरबल, नहीं हुजूर, बस सबने हंसी छोड़ दी है। अकबर, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल, एक बार आईने में खुद को देख लीजिए। मुस्कान की छाया तक नहीं बची।
बीरबल की योजना, हंसी की अदालत। एक दिन बीरबल ने घोषणा करवाई, शाम को दरबार में एक विशेष सुनवाई होगी। विषय, क्या हंसी अपराध है? दरबार फिर से भर गया। गुरु सिंह एकदम सतर्क, डंडा ताने। बीरबल ने मंच पर 3 गवाह पेश किए। एक पुराना विदूषक, मेरी कला ही खत्म हो गई, बीवी ने कहा, अब तू घर का सामान बेच दे। 2, एक बच्चा, अब्बा पहले मुझे कहानियों में हंसाते थे, अब सिर्फ झल्लाते हैं। 3, एक डॉक्टर, बीमारियां बढ़ गई हैं, लेकिन दवा से पहले हंसी चाहिए, जो अब यहां मना है। अकबर चुप, दरबार शांत। बीरबल ने सबकी ओर देखा और बोला, हंसी हवा जैसी है, दिखती नहीं, पर सांस रोक कर देखो तो फर्क समझ आता है। और ये गुरु सिंह, जैसे किसी को छींकने से मना करना। ये दरबार है हुजूर, हंसी से नहीं डरता, वो कचहरी बन जाएगा। अकबर का जवाब। अकबर ने एक लंबी सांस ली और फिर हंस पड़े। पहली बार। अकबर हंसते हुए, बीरबल, मुझे गुरु सिंह से डर लगने लगा था। पूरे दरबार में एक साथ हंसी गूंज उठी। गुरु सिंह हक्का बक्का। अकबर, गुरु सिंह, तुम्हारा काम खत्म। अब से तुम हमारे सन्नाटा रोकने वाले मंत्री बनोगे। जब दरबार एकदम सूना हो तो ताली बजाना। और अंत में सब कुछ सामान्य हो गया। तानसेन फिर से सुर लगाते, दरबारी मुस्कुराते, कवि काव्य बुनते। लेकिन एक शाम अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मैं फिर से अजीब हुक्म दे दूं तो? बीरबल हंसते हुए, तो मैं फिर से अजीब हल निकालूंगा। हंसी कभी भी छोटी बात नहीं होती। जिस जगह से हंसी गायब हो जाए, वहां ताज भी बोझ बन जाता है। और दरबार में? वहां तो हर सवाल का जवाब है, अगर बीरबल हो। अगली नई कहानी, बीरबल और वो फकीर जो हर रोज रूप बदलता था। दरबार की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। शाही घंटा बजने से पहले ही एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपना, किले के द्वार पर एक अजीबोगरीब फकीर आया है। हर दिन वह नया चेहरा लेकर आता है, कभी जवान राजकुमार, कभी अंधा साधु, कभी बूढ़ा मुसाफिर। पर उसकी आवाज और बातें हर दिन वैसी ही होती हैं। अकबर ने आंखें सिकोड़ लीं, हर रोज नया चेहरा। और हर बार दरवाजे पर बीरबल, जो हमेशा अपनी जगह पर शांत बैठा रहता था, मुस्कराया। कुछ तो राज है इस फकीर के पीछे, उसने कहा। अकबर ने हुक्म दिया, उसे दरबार में लाओ। कुछ ही देर में दरबार के कक्ष में एक फकीर दाखिल हुआ। आज उसने एक साधारण पर फटी हुई अचकन पहनी थी, एक आंख पर काला पट्टा था और हाथ में एक मटकी। वह अकबर के सामने झुक गया और बोला, जहांपनाह, आपसे कुछ मांगने आया हूं। अकबर ने इशारा किया, मांग जो मांगना है। फकीर बोला, मैं हर दिन बदलता हूं, क्योंकि दुनिया हर दिन बदलती है। पर जो नहीं बदलता, वो है एक राजा की बुद्धि और एक वजीर की चालाकी। आज मैं आपसे एक सवाल मांगता हूं। अकबर की भौहें तन गईं। सवाल? हाँ जहांपनाह। अगर मैं आपको हर दिन एक नया रूप दिखाऊं, तो आप कैसे जानेंगे कि मैं वही फकीर हूं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल उठे, मुस्कराए और फकीर के पास जाकर बोले, सिर्फ एक चीज है जो इंसान लाख रूप बदल ले, पर नहीं बदल सकती। फकीर की आंखों में चमक आई, क्या? उसकी नजर। बीरबल ने उत्तर दिया, रूप, वेश, चाल, यहां तक कि भाषा भी बदली जा सकती है, पर जो आंखें देखती हैं, उनमें छुपा दृष्टिकोण नहीं बदला जा सकता। मैंने हर दिन तुम्हारी आंखों में एक ही बात देखी, तुम्हें कुछ छुपाना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फकीर जरा पीछे हट गया।
तो क्या तुम मुझे पहचानते हो? बीरबल ने ठहाका लगाया, हाँ, और अगर मेरा अनुमान सही है तो आप वही महमूद दरवेश हैं जो पिछले वर्ष काबुल से हमारे खिलाफ साजिश करते हुए पकड़े गए थे, लेकिन आपको माफ कर दिया गया था। आपने तभी वचन दिया था कि अब से साधु जीवन जिएंगे, लेकिन लगता है आप अपनी आदतों से बाज नहीं आए। अकबर की आंखें गुस्से से भर गईं। सच कह रहे हो बीरबल? फकीर की आंखें नीचे झुक गईं। अब वह शांत स्वर में बोला, आपकी नजर से बचना नामुमकिन है बीरबल। मैंने अपनी पहचान छुपाने के लिए हर तरीका अपनाया, पर आपकी बुद्धि से नहीं बच सका। अकबर ने बीरबल को देखा, फिर फकीर को। क्या इरादा था तुम्हारा? फकीर बोला, मैं हर दिन दरबार के पास आता और छुपकर सिपाहियों के बीच बातें सुनता। मुझे शक था कि दरबार में कुछ लोग बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, परंतु किसी को सीधे बताने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए हर दिन नया रूप धरकर सबको परखता रहा। अकबर का गुस्सा अचानक संयम में बदल गया। तो तुम यह सब मेरे लिए कर रहे थे? हाँ जहांपनाह, फकीर बोला। पर मेरी गलती यह थी कि मैंने यह बिना इजाजत किया। मैं डर गया था कि आप मुझे फिर से साजिशकर्ता समझेंगे। बीरबल ने कहा, तो इसका अर्थ है कि यह रूप बदलना किसी अपराध की मंशा से नहीं था, बल्कि एक राजभक्त की विवशता थी। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन अगली बार राजभक्ति के लिए भी छल मत अपनाना। सच्ची सेवा में ईमानदारी होनी चाहिए। फकीर ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, आज के बाद मैं सिर्फ एक ही रूप में रहूंगा, आपका वफादार सेवक। बीरबल ने मुस्कराते हुए जोड़ा, और हम तुम्हारी आंखों को रोज परखेंगे, ताकि फिर कोई दूसरा रोज नया चेहरा लेकर धोखा न दे। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोला, जहांपनाह, इस फकीर की कहानी ने हमें एक सीख दी है, बदले हुए रूपों से मत डरो, पर आंखों की सच्चाई को कभी अनदेखा मत करो। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छल और सच्चाई के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। किसी का रूप, वेश या मुखौटा देखकर उसकी नियत मत परखो, बल्कि उसकी आंखों, व्यवहार और मंशा को पहचानो, क्योंकि सच्चाई हमेशा किसी न किसी नजर में झलक जाती है। अगली नई कहानी। अरे सुनो यार, आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं ना, उसे सुनकर तुम हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे और सोच में भी पड़ जाओगे। सोचो जरा, एक जमींदार है जो गरीबों को सूखे पत्ते बेच रहा है, वो भी पूरे पैसे लेकर। अब बात दरबार तक पहुंची। बादशाह अकबर भी चकरा गए और फिर बारी आई बीरबल की। लेकिन रुकिए, ये मामला सीधा साधा नहीं है, क्योंकि जो ट्विस्ट आया ना, वो इतना अजीब था कि दरबार भी सन्न रह गया। ये कहानी मजेदार भी है, तेज दिमाग वाली भी, और ऐसी चालें चली गई हैं कि मजा आ जाएगा। तो अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि बीरबल का दिमाग आखिर में जो करता है ना, उफ़। अब पेश है पूरी कहानी। बीरबल और वो जमींदार जिसने गरीबों को सूखे पत्ते बेचे। दरबार का सवेरा। आसमान में धूप फैल चुकी थी, लेकिन बादशाह अकबर का चेहरा कुछ बुझा बुझा सा लग रहा था। कारण था दरबार में हाल ही में आई एक शिकायत। दरबार में रोज नए नए मसले आते रहते थे। कोई गाय खो गया, किसी का पड़ोसी नमक चुरा ले गया, कोई आदमी खुद को चांद का मालिक बता रहा था। लेकिन आज का मामला जरा हटकर था। बीरबल जैसे ही दरबार पहुंचे, अकबर ने उन्हें इशारे से पास बुलाया। अकबर धीरे से, बीरबल, आज जो सुनने वाले हो उससे भी तुम जरूर हैरान हो जाओगे। बीरबल हंसते हुए, जहां आप हो जहांपनाह, वहां हैरानी हमेशा एक मुस्कान के साथ आती है। अकबर मुस्कुराकर, तो फिर सुनो, एक जमींदार है, नाम है कुंदनलाल।
शिकायत ये है कि वो अपने गांव के गरीबों को सूखे पत्ते बेच रहा है, समझे? और पैसे भी पूरे ले रहा है। वो भी इस दावे के साथ कि ये कोई बहुत उपयोगी चीज है। बीरबल सूखे पत्ते बेच रहा है, पैसे लेकर, और कोई पकड़ नहीं पाया अब तक। अकबर पकड़ा गया है, लेकिन उसने जो सफाई दी है उससे सारे मंत्री हक्के बक्के हैं। खुद सुन लो, मैंने उसे आज दरबार में बुलाया है। कुंदनलाल का प्रवेश। एक लंबा पतला घाघ टाइप जमींदार दरबार में दाखिल हुआ। चेहरे पर ढेर सारा आत्मविश्वास था, मानो वो कोई बहुत बड़ा आविष्कार करके आया हो। अकबर सख्त स्वर में, कुंदनलाल, ये क्या तमाशा है? तुम गरीबों को सूखे पत्ते क्यों बेच रहे हो? कुंदनलाल बिल्कुल शांत, जहांपनाह, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं व्यापार कर रहा हूं, और जो चीज मैं बेच रहा हूं वो आयुर्वेदिक है। बीरबल कपोल पर अंगुली फेरते हुए, अच्छा, और इन सूखे पत्तों का चमत्कारी उपयोग क्या है? कुंदनलाल गर्व से, ये शांति पत्ते हैं। जो इन्हें जलाता है उसके जीवन में शांति आती है। जो तकिए के नीचे रखता है उसे अच्छे सपने आते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, क्योंकि इन्हें दोबारा जमीन पर फेंकने से खाद बनती है। दरबार में हल्की हंसी छूट गई। अकबर घूरते हुए, तो तुम एसेंशियली कूड़ा बेच रहे हो उसे चमत्कार बताकर? कुंदनलाल, नहीं जहांपनाह, मैं आस्था बेच रहा हूं। जिस तरह लोग धागा बांधते हैं, नींबू मिर्च लटकाते हैं, वैसे ही मेरे पत्ते शांति देते हैं। बीरबल मुस्कुराकर, मतलब अंधविश्वास को व्यापार बना दिया है आपने? कुंदनलाल मुस्कुराते हुए, नहीं बीरबल जी, मैंने लोगों को विकल्प दिया है, लिया या नहीं वो उनकी मर्जी। अकबर की उलझन और दरबार का विभाजन। अकबर ने दरबार की ओर देखा। कुछ मंत्री कुंदनलाल की बातों से प्रभावित लग रहे थे और कुछ क्रोधित। अकबर, अगर ये वाकई में पाखंड है तो रोकना होगा, और अगर लोग खुशी से खरीद रहे हैं तो क्या हमें रोकना चाहिए? मंत्री फैजी, जहांपनाह, अगर लोग मूर्ख हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मंत्री तानसेन हंसते हुए, लेकिन बीरबल कुछ कर सकता है। बीरबल गंभीर होकर, जहांपनाह, मुझे 3 दिन दीजिए इस पत्तों की शांति का रहस्य उजागर करने के लिए। अकबर, तुम्हें मिलते हैं पूरे 3 दिन। अगर साबित कर दो कि ये धोखा है तो कुंदनलाल को सजा मिलेगी। बीरबल की योजना, पत्ता प्रयोग। बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने उसी गांव में जाकर 100 लोगों को मुफ्त बीरबल ब्रांड के सूखे पत्ते बांटे। हर पत्ते पर लिखा था, इस पत्ते को देखने के बाद जो भी झूठ बोलेगा उसकी नाक लाल हो जाएगी। 3 दिन बाद गांव में अफवाह फैल चुकी थी। लोग इन जादुई पत्तों से डरने लगे। गांव में झूठ बोलने से लोग बचने लगे। कुछ तो मंदिर में जाकर माफी मांगने लगे। चौथे दिन बीरबल दरबार लौटे। दरबार में खुलासा। अकबर, बीरबल, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? बीरबल, जहांपनाह, अनुभव तो अद्भुत था। मेरी पत्तियां भी काम कर गईं, लोग सच बोलने लगे, अपराध कम हो गए, और गांव में सच्चाई का डर फैल गया। अकबर, अच्छा, तो क्या तुम्हारी पत्तियां वाकई में जादुई थीं? बीरबल मुस्कुराकर, बिल्कुल नहीं। वो भी सूखे पत्ते ही थे, बस उन पर लिखा था कि झूठ बोलने से नाक लाल हो जाएगी। और लोगों ने मान लिया। यही कुंदनलाल का भी खेल है, भ्रम फैलाकर व्यापार। कुंदनलाल गुस्से में, लेकिन मैंने जबरदस्ती नहीं की बीरबल जी। बीरबल, तो फिर अपनी पत्तियां खुद क्यों नहीं खरीदते आप? क्या आपने खुद कभी इन्हें तकिए के नीचे रखकर अच्छे सपने देखे? कुंदनलाल चुप। बीरबल उसी लहजे में, आपका व्यापार भ्रम बेच रहा है,
और गरीबों को मूर्ख बनाना किसी भी हाल में न्यायसंगत नहीं है। अकबर का फैसला। अकबर, बीरबल, तुमने न केवल सच उजागर किया बल्कि बड़ी समझदारी से हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कुंदनलाल, तुम्हारे सारे पैसे गरीबों को लौटाए जाएंगे और तुम्हें दरबार की निगरानी में सामाजिक सेवा करनी होगी। हर दिन गरीबों को असली ज्ञान देना पड़ेगा, नकली पत्ते नहीं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कुंदनलाल, जो हुक्म जहांपना। कहानी का अंत और एक छोटा सा संकेत। बीरबल दरबार से निकलते हुए मुस्कराए। तभी तानसेन ने छेड़ते हुए पूछा, तानसेन, और अब अगली बार कौन पकड़ा जाएगा? वो बाबा जो लोगों से पैसे लेकर चिल्ला योगा सिखा रहे हैं? बीरबल आंख मारते हुए, हो सकता है, लेकिन पहले देखना होगा कि उनकी नाक कितनी लाल होती है। सीख। धोखे का सबसे बड़ा हथियार है लोगों का भ्रम, और भ्रम तोड़ने के लिए चाहिए बीरबल जैसी बुद्धि और थोड़ी सी हंसी। अगली नई कहानी। अकबर का दरबार, जहां हंसी और हैरानी साथ साथ बैठते हैं। शाही सुबह थी। अकबर के राजमहल में दरबार सजा हुआ था। नक्कार खाने में ढोलक की थाप धीमे धीमे सुनाई दे रही थी और बाहर घोड़ों की टापों की गूंज जैसे बादशाही शान का ऐलान कर रही थी। पर दरबार के भीतर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। बादशाह अकबर ने जैसे ही गद्दी संभाली, महामंत्री राजहंस दौड़ते हुए आए। चेहरे पर हैरानी भी थी और संकोच भी। अकबर कुर्सी से उठते हुए, क्या बात है राजहंस? सुबह सुबह ऐसी भगदड़ क्यों? राजहंस झिझकते हुए, जहांपना, एक समस्या है और वो घोड़े से जुड़ी है। अकबर हंसकर, तो क्या घोड़ा दरबार में शिकायत लेकर आया है? राजहंस, माफ कीजिए, पर बात कुछ वैसी ही है। आपके शाही अस्तबल का घोड़ा राजरथ, उसने खुद को सेनापति घोषित कर दिया है। अकबर, हक्का बक्का घोड़ा, खुद को सेनापति? राजहंस, जी जहांपना, और ये फरमान उसने खुद अपने थूथन से दस्तावेज खींचकर दरबार के बाहर लटकवाया है। अकबर, इस तरह के झूठ या मजाक की सजा बड़ी होती है। किसने ऐसा किया? राजहंस, बीरबल को बुला लीजिए हुजूर। लगता है मामला उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। बीरबल का प्रवेश और पहला तंज। बीरबल दरबार में आए तो चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो अकबर को हमेशा उलझा देती थी। अकबर, बीरबल, क्या तुम्हें इस घोड़ा सेनापति प्रकरण के बारे में पता है? बीरबल गंभीरता से, हुजूर, जब जानवर बोलने लगें और खुद को ओहदे दें तो इंसानों को चुप हो जाना चाहिए। अकबर, अब व्यंग्य बंद करो और बताओ माजरा क्या है? बीरबल, हुजूर, राजरथ नाम का घोड़ा दरअसल एक सिपाही के नाम पर खरीदा गया था। वो सिपाही युद्ध में मारा गया और रजिस्टर में राजरथ नाम वाला सेनापति दर्ज हो गया। अब किसी ने जानबूझकर उस रजिस्टर की नकल दरबार में टांग दी है। अकबर, मतलब कोई राजरथ घोड़े के नाम पर ओहदा हथियाना चाहता है? बीरबल, जी नहीं, बल्कि कोई यह साबित करना चाहता है कि हमारे दरबार में एक जानवर भी पद पा सकता है, अगर नाम सही हो। दूसरे दिन दरबार में नया मोड़। अगले ही दिन दरबार में एक अजीब याचिका आई। एक आदमी धोती कुर्ता पहने बड़ी सफाई से दरबार में दाखिल हुआ। नाम था गोलू हरगोपाल। गोलू झुककर, जहांपनाह, मैं आपके दरबार में आवेदन देने आया हूं। मैं राजरथ घोड़े का सचिव बनना चाहता हूं। अकबर, आश्चर्य से, क्या बकवास है ये? गोलू, हुजूर, अगर घोड़ा सेनापति हो सकता है तो उसे सचिव की भी आवश्यकता होगी। मैं पढ़ा लिखा हूं, घोड़ों की भाषा समझता हूं और मैं उसके निर्णय जनता तक पहुंचाऊंगा। अकबर, गुस्से से इसका सिर घूम गया है क्या? गोलू, नहीं हुजूर,
दरबार में न्याय समान रूप से सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या घोड़ा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ मंत्री हंस रहे थे, कुछ घबरा गए। बीरबल की चाल, घोड़ों की परीक्षा। अकबर अब तक झुंझला चुके थे। उन्होंने बीरबल को इस तमाशे का अंत करने का आदेश दिया। बीरबल जहांपनाह, मुझे 3 दिन दीजिए। मैं इस घोड़े की योग्यता साबित करूंगा या उसका सेनापति होना खारिज करूंगा। अकबर, ठीक है, लेकिन इस बार अगर तुम्हारा जवाब न आया तो घोड़े को हम वजीर बना देंगे। 3 दिन 3 अलग प्रयोग। पहला दिन, बीरबल ने राजरथ के सामने 3 सिपाही खड़े किए। सबने अपने नाम घोड़े के कान में कहे, एक नाम सही, 2 झूठे। बीरबल ने देखा घोड़ा जिस सिपाही को सूंघता रहा वही असली राजरथ था, जो दरअसल मर चुका था। घोड़ा सिर्फ महक पहचानता था, नाम नहीं। दूसरा दिन, राजरथ के सामने 2 चारे की बाल्टियां रखी गईं, एक पर लिखा था पद और दूसरी पर लिखा था कर्तव्य। घोड़े ने पद चुना। बीरबल फुसफुसाते हुए, यही हमारी राजनीति की असली तस्वीर है, सबको कुर्सी चाहिए, काम कोई नहीं करना चाहता। तीसरा दिन, बीरबल ने दरबार में घोषणा की, अब राजरथ घोड़े को असली सेनापति घोषित किया जाता है और कल सुबह युद्ध की अग्रिम पंक्ति में भेजा जाएगा। घोड़ा भाग गया। सच सामने आता है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में उस आदमी को लाया जो ये पूरा झोल रच रहा था, एक दरबारी मंत्री भोंपू लाल, जिसे हाल ही में सेना से बाहर किया गया था। भोंपू लाल घबराकर, हुजूर, मुझे लगा कि अगर मैं राजरथ के नाम पर दरबार को भ्रमित कर दूं तो मैं खुद उसका सचिव बनकर सारे निर्णय लेने लगूंगा। घोड़ा तो बस नाम था। अकबर गुस्से में, तुमने पूरे दरबार का मजाक बना दिया। बीरबल हंसते हुए, लेकिन अगर ये न होता तो हमें पता कैसे चलता कि दरबार में घोड़े से ज्यादा मूर्ख इंसान भी बैठे हैं। अकबर का निर्णय और अंतिम ठहाका। अकबर, भोंपू लाल को 1 महीने के लिए अस्तबल में रखा जाएगा, लेकिन एक घोड़े की देखभाल में, ताकि उसे समझ आए कि घोड़ा बनना आसान नहीं। और गोलू? बीरबल, उसे शाही पुस्तकालय में रखा जाएगा, जहां वो घोड़ों की भाषा पढ़ता रहे। चुपचाप। दरबार हंसी से गूंज उठा। कहानी की सीख, अगर कुर्सी मिल जाए तो मत समझो कि योग्यता भी मिल गई, वरना कोई घोड़ा भी सेनापति बन जाएगा और फिर सचिव कोई भोंपू लाल। अगली नई कहानी। बीरबल को मिला वो तोहफा जो हर घंटे अपना रूप बदलता था। शाही दरबार अपने पूरे वैभव में सजा था। सोने से मढ़े स्तंभों के बीच रेशमी पर्दे लहरा रहे थे और मोतीजड़े फर्श पर बीरबल अपने चिरपरिचित शांत और आत्मविश्वासी अंदाज में प्रवेश कर रहे थे। चारों ओर के दरबारियों की नजरें हमेशा की तरह उस पर थीं, कुछ ईर्ष्या भरी, कुछ प्रशंसा से लबालब। बादशाह अकबर आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। सुबह से ही वे किसी विशेष वस्तु की प्रतीक्षा कर रहे थे। अकबर मुस्कराते हुए, बीरबल, आज तेरे लिए एक ऐसा तोहफा आया है जो तुझ जैसे चतुर आदमी के लिए ही उपयुक्त है। बीरबल हाथ जोड़ते हुए, जहांपनाह, आपकी कृपा से तो मैं हर दिन किसी अनमोल तोहफे की तरह ही बीतता है। अकबर, नहीं नहीं, यह साधारण उपहार नहीं है। इसे एक दूर देश के सुल्तान ने भेजा है और संदेश में लिखा है, यह तोहफा जिसे दिया जाए उसका विवेक और साहस अग्नि परीक्षा से गुजरेगा। बीरबल थोड़ा चौकन्ना हो गया। अकबर, यह तोहफा अब से तेरा हुआ। लेकर आओ इसे। दरबार के द्वार से 4 सैनिकों ने एक बड़ा बक्सा लाकर रखा, काले रंग की लकड़ी से बना हुआ, ऊपर शाही मुहर लगी थी। बक्सा खुला और सबकी सांसें अटक गईं। उसमें एक छोटा सा कांसे का पात्र था, साधारण दिखने वाला। लेकिन जैसे ही बीरबल ने उसे उठाया,
वह कांसे से बदलकर चांदी में तब्दील हो गया। बीरबल धीरे से, ये क्या चमत्कार है? अकबर, यही तो है इसकी विचित्रता, हर घंटे इसका रूप, रंग, आकार और स्वभाव बदल जाता है। 1 घंटे पहले ये मिट्टी का घड़ा था, अब चांदी का पात्र बन चुका है। और सुल्तान का आदेश है, जो इस उपहार को समझ ले वही असल में राज्य को समझ सकता है। घंटे बदलते गए और रूप भी। बीरबल ने उस तोहफे को दरबार से अपने निवास तक लाने का निर्णय लिया। हर घंटे वह कोई नया रूप लेता। दूसरे घंटे वो पात्र फूलों से भरी माला बन गया। तीसरे घंटे माला से जल से भरा घड़ा बन गया। चौथे घंटे घड़ा सूखकर एक सूखा पत्ता बन गया। हर बार वह कुछ कहता नहीं, लेकिन बीरबल को सोचने पर मजबूर कर देता। बीरबल, स्वगत ये सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये एक प्रतीक है। बीरबल ने इसे एक कक्ष में अलग से रखवाया और उसके रूपांतरणों का लेखा जोखा रखने के लिए 3 सेवक नियुक्त किए, 1 घंटे की ड्यूटी पर। लेकिन चौथे दिन एक अजीब घटना हुई। तोहफा बना एक बच्चा और बोला भी। उस दिन जैसे ही बीरबल कमरे में पहुंचे, उस वस्तु का रूप एक छोटे से बच्चे में बदल चुका था, जिसे देख बीरबल भी चौंक गए। बच्चा धीरे से, बीरबल। बीरबल हैरानी में, तुम बोल सकते हो? बच्चा, मैं रूप हूं, मैं समय हूं, मैं सत्य का वो आईना हूं जो बदलता रहता है, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता। बीरबल ने गहरी सांस ली। ये बात अब किसी खेल से आगे की लग रही थी। बीरबल, क्या तुम सच में कोई जीव हो या किसी योजना का हिस्सा? बच्चा मुस्कराकर, मैं वो सवाल हूं जिसका जवाब हर शासक को खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं हर रूप को समझता हूं? फिर 1 घंटा बीता और बच्चा अब एक दर्पण बन चुका था। दरबार में फिर हलचल और तोहफे पर विवाद। अब दरबार में मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। मंत्री महोदय ताजिर अली ने आरोप लगाया कि ये तोहफा जादूटोना है और बीरबल इसको रखकर दरबार को धोखे में रख रहे हैं। ताजिर अली चिल्लाकर, जहांपनाह, यह तोहफा बीरबल को दिया गया नहीं था, यह तो सम्राट को भेजा गया था। बीरबल इसे छिपाकर इसका इस्तेमाल कर रहा है अपनी शक्ति बढ़ाने को। अकबर गंभीरता से, बीरबल, क्या यह सत्य है? बीरबल शांत स्वर में, जहांपनाह, मैं इस तोहफे को नहीं, यह मुझे चला रहा है। इसके हर रूप से मैं कुछ नया सीख रहा हूं। यदि आप चाहें तो मैं इसे सभी के सामने खुला रख दूं। अकबर, ठीक है, दरबार में अगले 7 दिन तक इस वस्तु को रखा जाएगा और हर घंटे उसके बदलते रूप को लिखा जाएगा। अगर इस प्रयोग में कुछ भी हानिकारक हुआ तो बीरबल जिम्मेदार माने जाएंगे। तोहफे की परीक्षा और सबके सामने छुपा सच। अगले 7 दिन वह कभी ताला बना, कभी चाबी, कभी पानी, कभी आग। एक बार तो वह एक पिंजरे में बंद पंछी बन गया। फिर चौथे दिन एक कंधे पर बैठा बाज। हर रूप प्रतीक था किसी गहरी सच्चाई का। लेकिन छठे दिन वह रूप बना सिंहासन। अब पूरा दरबार बड़बड़ाने लगा। मंत्री ताजिर अली, खड़े होकर देखिए, यह बीरबल का इशारा है कि वह सिंहासन चाहता है। अकबर अब चिंतित दिखे। बीरबल खड़े होकर बोले, जहांपनाह, यही इस तोहफे की चालाकी है। यह इंसानों के भीतर की लालसा, डर और स्वार्थ को दिखाता है। आपने देखा कि जब ये घड़ा बना तो किसी ने ईर्ष्या नहीं की। जब ये माला बना सब खुश हुए। लेकिन जैसे ही सिंहासन बना आरोप शुरू हो गए। अकबर, तो तुम्हारा कहना है यह तोहफा हर व्यक्ति की असलियत निकालता है? बीरबल, जी जहांपनाह, और अब यह रूप नहीं बदलेगा, क्योंकि इसने जो सबसे कठोर सच दिखाया है वो यही है, सत्ता पर शक सबसे तेज हर है।
तोहफे का अंतिम रूप और बीरबल की सजा। इनाम। अंतिम दिन वह वस्तु फिर एक बच्चे के रूप में सामने आई, लेकिन इस बार चुप था। अकबर धीरे से, अब तू क्या कहेगा बालक? बच्चा बीच में, मुझे अब कहीं नहीं जाना। मैं अब एक विचार बन चुका हूं। बीरबल मुस्कराए। अकबर, बीरबल, तुम्हारे विवेक ने इस अद्भुत वस्तु का अर्थ निकाल दिया। यह कोई जादू नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक था, हर घंटे, हर समय, हर रंग में। मैं इसे अब एक मंदिर में रखवाऊंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां हर रूप को सम्मान देना सीखें। बीरबल जहांपनाह, असली तोहफा वो होता है जो सोच बदल दे। और ये तोहफा हर दरबार का आईना है। अंत की सीख। हर वस्तु, हर पद, हर व्यक्ति समय के साथ बदलते हैं। जो इसे समझ जाए वही असली बुद्धिमान है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो बाराती जो शादी में दूल्हा ही भूल आए। बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन चुप्पी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। अमूमन जहां रत्नों की बुद्धिमता से महकते संवाद गूंजते थे, आज वहीं केवल पंखे की सरसराहट और अकबर के उंगलियों की टेबल पर थपथप सुनाई दे रही थी। बीरबल नहीं आए अब तक? बादशाह ने संगीतमय ऊब के बीच पूछा। हुजूर, शायद किसी खास मामले की तहकीकात में व्यस्त हैं, मंत्री टोडरमल ने नम्रता से जवाब दिया। इसी बीच दरबार के द्वार पर हलचल हुई। बीरबल अपने सामान्य तेज चाल और रहस्यमयी मुस्कान के साथ भीतर आए। उनके हाथ में एक सुनहरी लिफाफा था। जहांपनाह, आज कुछ ऐसा लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी हंसी भी नहीं रुकेगी और हैरानी भी। अकबर मुस्कराए। हमें बहुत जरूरत है कुछ अनोखे मनोरंजन की। पेश करो दरबार में। बीरबल ने धीरे धीरे लिफाफा खोला और उसमें से एक कार्ड निकाला। वह एक शादी का निमंत्रण पत्र था। जहांपनाह, ये शादी का कार्ड आपको नहीं, मुझे मिला है। मगर शादी कुछ अनोखी है। कैसी अनोखी? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मजाकिया लहजे में कहा, इस बारात में लोग पहुंचे, बाजा बजा, घोड़ी आई, हलवा भी पका, पर एक चीज रह गई, दूल्हा। दरबार में ठहाका गूंजा। क्या मतलब? दूल्हा भूल आए? अकबर की हंसी और हैरानी दोनों फूट पड़ी। जी हुजूर, बीरबल बोले, और दिलचस्प बात ये कि किसी को देर तक एहसास भी नहीं हुआ। सब बाराती खाने पीने, नाचने गाने में इतने मग्न थे कि दूल्हे की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अकबर ने कुर्सी पर थोड़ा सीधा होकर पूछा, फिर बीरबल बोले, मैंने सोचा ये तो मामला है ही नहीं, ये तो मिसाल है। और मैं खुद वहां गया, इस शादी की जांच करने। शादी का रहस्य। बीरबल उस गांव पहुंचे जहां शादी थी। गांव के लोग हंसते हुए उन्हें देखकर बोले, हुजूर, आप ही बताइए, शादी में सब कुछ था, घोड़ी, बैंड, बारात, लड्डू, अब बस दूल्हा ही तो नहीं था। इतनी सी बात में आप क्या जांच कर लेंगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इतनी सी बात ही तो असली बात होती है। उन्होंने दुल्हन से बात की। वह शांत बैठी थी, थोड़ी परेशान। आपका नाम? बीरबल ने पूछा। सुरैया, उसने धीमे से कहा। और आप किससे शादी करने वाली थीं? नाम तय हुआ था, तहसीन। और वो आए नहीं? नहीं हुजूर, लेकिन उनके चाचा, ताऊ, मामा सब आए थे। वाह! परिवार आया, मगर दूल्हा गायब। बीरबल ने फिर गांव वालों से बात की। कोई कहता तहसीन शायद दिल्ली में अटका है, कोई कहता उसे बुखार हो गया, कोई तो यहां तक बोल गया, शायद भूल गया कि आज उसकी शादी है। बीरबल ने कहा, मुझे तहसीन से मिलना है। तहसीन की तलाश। बीरबल तहसीन के घर पहुंचे। तहसीन पलंग पर चादर ओढ़े लेटा था। क्या तबीयत ठीक नहीं? बीरबल ने पूछा।
जी, थोड़ा सिर दर्द है, तहसीन बोला। शादी का दिन था आज। जी, था तो। और आप बारात में नहीं गए? जी नहीं। सोचा, जब सब जा ही रहे हैं, मैं बाद में पहुंच जाऊंगा। आपको पता है, दुल्हन आपका इंतजार कर रही थी। जी, पर कुछ खास मन नहीं था। बीरबल की नजरें तीखी हुईं। मन नहीं था तो तय क्यों किया था? तहसीन बोला, वो घर वालों का जोर था। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो ये शादी रुक जाए। अगर आप कहें तो मैं अभी बारात के पीछे चला जाऊं। बीरबल ने सिर हिलाया, अब नहीं। अब बहुत देर हो गई है। बीरबल की घोषणा। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे। उन्होंने अकबर को सारी बात बताई। तो बीरबल अकबर बोले, अब क्या होगा? शादी तो अधूरी रह गई। नहीं जहांपनाह, अब शादी होगी, लेकिन एक और दूल्हे से। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। कैसे? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मैंने गांव की पंचायत से बात की। सुरैया ने खुद कहा कि वह किसी ऐसे इंसान से विवाह करेगी जो उसकी इच्छा का सम्मान करे और उसे उसकी तरह समझे, नॉट सिर्फ नाम के लिए। और ऐसा कोई मिल गया। हाँ, गांव के ही एक शिक्षक, फैज मोहिउद्दीन। शरीफ, पढ़ा लिखा और सच्चा। उन्होंने सुरैया से पूछा भी, क्या तुम चाहोगी? और सुरैया ने मुस्कराकर हाँ कहा। अकबर बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल, तुमने सिर्फ एक शादी नहीं, एक सोच को भी बचाया है। दरबार में बहस शुरू। लेकिन अचानक एक पुराना दरबारी उठा, मंत्री वजीर हाशमी। मुझे आपत्ति है, उसने कहा। क्यों? बीरबल ने पूछा। क्योंकि बीरबल ने पंचायत में फैसला लिया, बिना दरबार की मंजूरी के। बीरबल बोले, मुझे फैसला लेना पड़ा, क्योंकि इंसानियत देर नहीं देखती। अकबर ने दोनों की बातें सुनी। बीरबल ने जो किया वो सही था। लेकिन अब हम एक नियम बनाएंगे कि भविष्य में ऐसी स्थिति में पंचायत और दरबार मिलकर तय करेंगे। शादी के दिन का जश्न। कुछ हफ्ते बाद वही बारात फिर निकली। इस बार दूल्हा खुद सामने था। घोड़ी पर बैठा फैज मोहिउद्दीन पूरे जोश के साथ चला। सुरैया ने कहा, अब शादी सच में हुई, जहां हर चीज आई, और इस बार दूल्हा भी। बीरबल पीछे खड़े मुस्कराए। विवाह कोई रस्म नहीं, दो इच्छाओं का मेल है। अगर इच्छा नहीं तो रिश्ता सिर्फ दिखावा है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो किसान जो अपनी ही गाय पर चोरी का इल्जाम लगा बैठा। शहंशाह अकबर का दरबार उस दिन किसी रंगमंच सा सजा था। रेशमी पर्दे, चमचमाते झूमर और दीवाने खास की फर्श पर फैला जरी का गलीचा किसी उत्सव की घोषणा कर रहा था। बादशाह खुद भी बेहद प्रसन्न दिख रहे थे, लेकिन यह खुशी अधिक देर तक टिकने वाली नहीं थी। दरबार में एक दुबला-पतला, धूल से सना, घबराया सा किसान घुस आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। हाथ जोड़कर वह सीधा अकबर के सामने आ खड़ा हुआ। हुजूर, किसान ने जोर से पुकारा, इंसाफ चाहिए। मेरी गाय ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अकबर की भौहें तन गईं। बीरबल, जो बगल में बैठे थे, मुस्करा दिए। उन्होंने धीरे से पूछा, गाय ने क्या किया किसान? किसान ने लंबी सांस ली, फिर बोला, जहांपनाह, वो गाय मेरी अपनी गाय। कल रात खुद को चुरवा लाई। मैं जानता हूं वो मिलीभगत में थी। उसने ही चोरों को मेरा घर दिखाया। अब मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकता। दरबार में हंसी फूट पड़ी। कुछ दरबारी तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और गंभीरता से पूछा,
तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी गाय ने खुद को चोरी करवा लिया? किसान बोला, हाँ हुजूर, वो चालाक है। कल रात वो खुद ही दरवाजा खोलकर निकली और चोरों के पास चली गई। सुबह जब मैं उठा तो वो मेरी गौशाला में नहीं थी, लेकिन दोपहर होते ही वो वापस आ गई, दूध से भरी हुई। जरूर उसने चोरों को दूध दिया होगा। अब मैं कैसे भरोसा करूं ऐसी गाय पर? बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाई और हंसी छिपाते हुए बोले, किसान, क्या कभी तुमने गाय से पूछा कि वो क्यों गई थी? हुजूर, मैं कोई पागल नहीं हूं कि गाय से बातें करूं, किसान चिढ़ते हुए बोला। बीरबल मुस्कराए, लेकिन तुम यह मानते हो कि गाय ने खुद को चोरी करवा लिया? हाँ, किसान ने दृढ़ता से कहा। बादशाह अकबर ने अब गंभीरता से कहा, इसका मतलब यह मामला अब केवल चोरी का नहीं रहा, यह विश्वासघात का मामला है। बीरबल, मुझे इस गाय की नीयत पर फैसला चाहिए। बीरबल ने मुस्कराते हुए सिर झुकाया और कहा, हुजूर, एक रात का समय दीजिए, मैं खुद उस गाय की नीयत की परीक्षा लूंगा। बीरबल का गाय परीक्षण। शाम को बीरबल किसान के साथ उसके गांव गए। गांव में दाखिल होते ही लोगों ने बीरबल को देखा और पूरे गांव में खबर फैल गई, बीरबल खुद हमारी गाय देखने आए हैं। गांव में एक खुला मैदान था, वहीं बीरबल ने गाय को बंधवाया और पास ही एक झोपड़ी में रुकने का नाटक किया। लेकिन असल में उन्होंने कुछ सिपाहियों को आदेश दिया कि वे दूर से निगरानी रखें। खुद बीरबल रात को गाय के पास ही छुप गए। आधी रात को हल्की चांदनी में कुछ सरसराहट हुई। दो लोग चुपके से आए और गाय को खोलने लगे। चुपचाप रहो, आज भी इससे खूब दूध मिलेगा, एक ने कहा। हाँ, लेकिन कल ये वापस उस किसान के पास चली गई थी, अगली बार इसे यहीं बांधकर रखेंगे। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने चुपचाप सिपाहियों को इशारा किया और दोनों चोर पकड़ लिए गए। सुबह जब दरबार में सब प्रस्तुत हुए, किसान भी वहां था। बीरबल ने दोनों चोरों को पेश किया। हुजूर, बीरबल ने कहा, गाय दोषी नहीं है, असली अपराधी ये दोनों हैं। गाय तो केवल वो अबला है जो अपनी सच्चाई में बंधी है। वो हर दिन दूध देना जानती है, झूठ बोलना नहीं। किसान शर्मिंदा हुआ। वह जोर से बोला, हुजूर, मुझे माफ करिए, मैंने अपनी गाय पर गलत इल्जाम लगाया। बीरबल बोले, लेकिन तुम्हारा जुर्म हल्का नहीं है किसान। तुमने एक निर्दोष पर शक किया, सिर्फ इसलिए कि तुम खुद अपनी निगरानी में लापरवाह थे। अकबर ने आदेश दिया कि किसान को 1 हफ्ते तक गाय के साथ रहना होगा, दिन रात, और हर दिन उसे गाय के लिए कुछ विशेष पकाकर खिलाना होगा। अंत में कुछ हफ्तों बाद वही किसान दरबार में वापस आया। अब उसकी मूछें ऊपर थीं, आंखों में चमक थी और हाथों में मिठाई का था। हुजूर, उसने झुककर कहा, मैं आज फिर से अपनी गाय का शुक्रगुजार हूँ। वो सिर्फ दूध नहीं देती, बल्कि उसने मुझे धैर्य और प्रेम सिखाया। बीरबल मुस्कराए। कभी कभी इल्जाम लगाना आसान होता है, मगर समझना कठिन। इंसान हो या गाय, भरोसा तो पहले कमाया जाता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, और कभी कभी बीरबल, समझदारी भी दूध की तरह होती है, धीरे धीरे उबालने से ही उसका स्वाद आता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो रिश्वतखोर जो हर बार अपने ही पैसे चुरा लेता था। बादशाह अकबर के राज में न्याय का डंका दूर दूर तक बजता था, मगर जिस दरबार में बीरबल बैठता हो, वहां हर रोज कोई न कोई ऐसा केस आ ही जाता था जो बुद्धि, व्यंग्य और सूझबूझ की पूरी परीक्षा ले ले। ऐसे ही एक दिन दरबार में एक अजीब सा व्यक्ति हांफता हुआ दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, कपड़े धूल से भरे हुए और आंखों में डर साफ झलक रहा था। हुजूर, वो जोर से चिल्लाया, मुझे लूटा गया है।
मुझे ही लूट लिया गया। अकबर ने उसे गौर से देखा। किसने लूटा तुम्हें? क्या डकैत आए थे? नहीं हुजूर, वो थरथराती आवाज में बोला। मेरा नाम है हरकू लाल। मैं सरकारी मुंशी हूं। मैं रिश्वत लेता हूं, मगर समझदारी से। पर आज आज जो हुआ वो मेरी समझ से बाहर है। पूरा दरबार ठठाकर हंस पड़ा। बीरबल की भौहें हल्के से उठीं तो अब चोर भी तुम्हारी चोरी करने लगे। जी, हरकू बोला। और सबसे अजीब बात ये कि मैंने जिस बक्से में रिश्वत का पैसा छुपाया था वो तो ताला बंद था, मगर सुबह देखा तो खाली। अकबर चौंके। रिश्वत का खुला इकरार और चोर का एकदम अनोखा अंदाज। यह मामला दिलचस्प था। बीरबल अकबर मुस्कराए। क्या ख्याल है? हुजूर, मुझे कुछ दिन चाहिए, बीरबल बोला। इस केस में तो पैसे के साथ साथ अकल भी गायब लगती है। पहली जांच, चोरी का कमरा। बीरबल हरकू के घर पहुंचे। छोटा सा सरकारी क्वार्टर। भीतर एक पुराना लकड़ी का बक्सा और उस पर एक बड़ा सा ताला। हरकू ने बताया, यही वो बक्सा है जहां मैं रिश्वत के पैसे छुपाता हूं। कल रात इसमें पूरे 1200 अशर्फियां थीं। तुम अकेले रहते हो? बीरबल ने पूछा। नहीं, मेरी पत्नी है, चमेली। मगर उसे इन पैसों का कुछ नहीं पता। बीरबल मुस्कराए। अक्सर जिन्हें पता नहीं होता वही सबसे ज्यादा जानते हैं। उन्होंने कमरे की दीवारें देखीं, बक्से के कोनों को परखा। खिड़की की जाली हिली हुई थी। कोई बाहर से भी आ सकता था? बीरबल ने पूछा। मुश्किल है हुजूर। घर की चारदीवारी है और गली में रात भर पहरा होता है। बीरबल को शक गहराता गया। कोई ऐसा था जो हरकू के घर में रहता था। पैसों की जानकारी भी थी और ताले की चाबी भी। मगर चाबी तो हरकू के पास थी। तुमने चाबी कहाँ रखी थी? मेरी जेब में, हर वक्त साथ रहती है। बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया। ये केस उलझता जा रहा था। दूसरी जांच, चमेली देवी की चुप्पी। बीरबल ने अगला सवाल सीधे हरकू की पत्नी से किया। माता, आपको इस चोरी के बारे में क्या पता है? चमेली ने झिझकते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता। हरकू जी कहते हैं कि ताला टूटा नहीं, पैसे गायब हैं। मगर घर में कोई और आया ही नहीं। बीरबल ने गौर किया। चमेली की साड़ी की कोर हल्के से भारी थी। उसने इशारे में एक दासी को बुलाया और कुछ कान में कहा। दासी तुरंत चली गई। क्या आप बता सकती हैं? बीरबल बोले कि कल रात आपके पति कितने बजे सोए? 11 बजे के बाद, चमेली बोली। मैं सो चुकी थी। बीरबल ने पूछा, और सुबह किसने सबसे पहले ताला देखा? हरकू जी ने। बीरबल अब तक बहुत कुछ समझ चुके थे, मगर उन्हें सबूत चाहिए था। तीसरी जांच, गायब होती रिश्वतें। 3 दिनों में ये तीसरा मामला था। हरकू फिर दरबार में आया। हुजूर, कल मैंने नई चाबियां बनवाई, नया ताला लगाया और बक्से में पैसे रखे। मगर आज सुबह फिर बक्सा खाली मिला। अकबर भी अब चिंतित हो उठे। बीरबल, कोई अलौकिक शक्ति है क्या? बीरबल मुस्कराए। नहीं हुजूर, ये किसी अलौकिक अकल का मामला है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो आदमी हर बार खुद ही रिश्वत के पैसे चुराता है वो खुद ही चीख भी सबसे ज्यादा रहा है। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल, ये कैसी बात हुई? अकबर बोले। हुजूर, बीरबल बोले, मैंने दासी को चमेली की साड़ी में छुपी कुछ सिक्कों की भनभनाहट पर ध्यान देने को कहा था। आज वही दासी 2 टोकरी लेकर आई है। उनमें से एक में हरकू के बक्से के पैसे हैं। और ये पैसे कहाँ से आए? अकबर ने पूछा। हरकू ने खुद छुपाए, बीरबल बोले। उसकी आदत है,
रिश्वत लेकर फिर डर जाना कि कहीं पकड़ा न जाए। फिर वो रात को खुद ही पैसे किसी और जगह छुपा देता है, मगर सुबह जब नींद से उठता है तो भूल जाता है कि उसने पैसे शिफ्ट किए थे। उसे लगता है कि पैसे चोरी हो गए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और हर बार वो नया ताला लगाता है और फिर खुद ही तोड़ता है, यानी रिश्वत भी लेता है और अपने ही पैसों की चोरी भी करता है। अकबर मुस्कराए, मतलब ये कि डर और लालच ने उसे खुद का चोर बना दिया। बीरबल ने सिर झुकाया, हुजूर, यही तो इस कहानी की असली सजा है। अंतिम आदेश। अकबर ने हंसते हुए कहा, हरकू, अब तुम सरकारी नौकरी छोड़ो और बीरबल की चतुराई से डरना सीखो। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें हर महीने गरीबों में 100 अशर्फियां बांटनी होंगी, वो भी उन पैसों में से जो तुमने खुद रिश्वत से कमाए। हरकू की घिघी बंध गई। बीरबल मुस्कराए, जब रिश्वत का पैसा ही दुश्मन बन जाए तो समझो ईमानदारी ने दस्तक दे दी है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो दरबारी जिसने 3 साल तक एक ही बात दोहराकर अकबर को हंसाया। एक दिन अकबर का दरबार रोज की तरह सजा हुआ था। गगनचुंबी दीवारों पर झूमर झूल रहे थे, दीवाने खास की हवा में इत्र की महक थी और दरबार के हर कोने से शहनाई की मधुर आवाज आ रही थी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनके बगल में बीरबल मंद मुस्कान के साथ खड़े थे। तभी एक दरबारी, जिसका नाम था गुलबकावली लाल, दरबार में घुसा। उसका चेहरा अजीब तरह से खिला हुआ था। उसने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, सिर पर तोता जैसा हरा साफा और कमर में पीतल की घंटियां बंधी थीं। उसके हाथ में एक मुरली थी, मगर वो बजा नहीं रहा था। उसने अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, एक बात कहूं? अकबर ने इशारा किया, कहो। वो दरबारी बोला, कभी कभी हाथी भी भूल जाता है कि वो हाथी है। सन्नाटा। दरबार में कोई न हंसा। बीरबल ने भी भौहें सिकोड़ ली, पर अकबर मुस्कुरा दिए। कुछ क्षण बाद अकबर बोले, मतलब? गुलबकावली लाल बोला, जहांपनाह, यही तो बात है। कभी कभी हाथी भी भूल जाता है कि वो हाथी है। सोचिए। और इतना कहकर वह वापस अपनी जगह पर बैठ गया। पहला साल रहस्य बन गई एक बात। उस दिन के बाद हर बार जब गुलबकावली लाल दरबार में आता, वह वही बात दोहराता, जहांपनाह, कभी कभी हाथी भी भूल जाता है कि वो हाथी है। हर बार यही बात, वही अंदाज, और अकबर हर बार हल्की मुस्कान के साथ सोच में पड़ जाते। कोई उस पर हंसता नहीं, कोई उसे समझ नहीं पाता। बीरबल को यह बात खटकने लगी। एक दिन बीरबल ने गुलबकावली को अकेले बुलाया, ये क्या बात हुई? और तुम बार बार इसे क्यों दोहराते हो? गुलबकावली मुस्कराया, बीरबल जी, जब आपके जैसे बुद्धिमान इस बात का अर्थ नहीं समझ पाए तो इसका मतलब यही है, हाथी अभी भी भूल रहा है कि वो हाथी है। बीरबल चौंक गया। दूसरा साल दरबार में बदला। इस एक पंक्ति ने दरबार के वातावरण को बदल दिया था। अब दरबारियों में 2 टोलियां बन गईं, एक जो मानती थी कि इसका अर्थ बहुत गहरा है और दूसरी जो इसे समय की बर्बादी मानती थी। बीरबल धीरे धीरे इस बात में उलझने लगा। एक दिन उन्होंने अकबर से पूछा, हुजूर, क्या आपको वाकई में यह बात समझ आती है? अकबर बोले, नहीं बीरबल, पर बात ऐसी है कि वो बात नहीं कहता, वो सोचने का तरीका बदल देता है। पहली बार लगा पागलपन है, फिर हर बार उसकी बात मुझे खुद पर, अपने कर्तव्यों पर, राज परिवार पर सोचने को मजबूर कर देती है। जैसे वो कहना चाह रहा हो, अधिकार का बोध भी भुला दिया जाए तो शासन ही व्यर्थ है। बीरबल चुप रह गया। तीसरा साल क्रांति की शुरुआत। अब 3 साल हो चुके थे। गुलबकावली लाल अभी भी वही बात दोहराता था
और हर बार दरबार में नए अर्थ निकाले जाते। कभी यह कहा जाता कि वो अकबर को उनकी शक्ति की याद दिला रहा है, कभी यह कहा जाता कि वो जनता की स्थिति पर कटाक्ष कर रहा है, और कभी यह कहा गया कि वो बस मनोरंजन कर रहा है। एक दिन बीरबल ने तय किया कि अब वह इसका अंत करेगा। बीरबल ने गुलबकावली से कहा, अगर तुम सच में अकबर को कुछ समझाना चाहते हो तो खुलकर कहो। तुम दरबार का मजाक बना रहे हो। गुलबकावली ने पहली बार अपनी मुस्कान खोई। वो बोला, बीरबल, मैं हर दिन वो कहता हूँ जो जनता महसूस करती है, मगर कह नहीं सकती। कभी कभी हाथी राजा भी भूल जाता है कि वो हाथी है, यानी उसकी जिम्मेदारी क्या है। मैं रोज उसे यह याद दिलाता हूँ ताकि वह जागा रहे, और दरबार भी। बीरबल ने अकबर से यह बात साझा की। अकबर गंभीर हो गए। निष्कर्ष, बदलाव की घंटी। अगले दिन दरबार में सब चकित रह गए जब अकबर खुद सिंहासन से उठकर गुलबकावली के पास आए और बोले, गुलबकावली, अब मैं भूलूंगा नहीं कि मैं कौन हूं। अब मेरी आंखें खुली रहेंगी। तुमने मुझे मेरी ताकत का नहीं, मेरी जिम्मेदारी का बोध दिलाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज समझ आया कि एक ही बात बार बार कहने में भी शक्ति होती है, अगर बात सच्ची हो। गुलबकावली लाल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, अब जब हाथी जाग चुका है तो जंगल महफूज रहेगा। और उस दिन के बाद गुलबकावली ने वह बात दोहराना बंद कर दिया। अगली नई कहानी। बीरबल और वो सुनार जो अपने गहनों को रोज गायब बताता था। एक सुबह बादशाह अकबर दरबार में जैसे ही बैठे, उन्होंने देखा कि आधे दरबारी गंभीर हैं और आधे मुस्कुरा रहे हैं। कुछ तो ऐसे फुसफुसा रहे थे मानो दरबार में कोई बड़ा रहस्य हो। क्या हुआ है आज? अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। किसकी हंसी छुप रही है और किसकी चिंता बाहर आ रही है? बीरबल ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, आज का मामला थोड़ा अजीब है। एक सुनार दरबार में आया है, हर दिन नया मुकदमा लेकर। हर दिन। अकबर बोले, क्या वो मुकदमा बेचता है? नहीं हुजूर, बीरबल बोले, वो दावा करता है कि रोज उसका कोई कीमती गहना चोरी हो जाता है। और चोर वही है जो उसे दिखाई नहीं देता। तो फिर हम क्यों दिख रहे हैं? अकबर हंसते हुए बोले, पेश करो इस नजरअंदाज किए गए सुनार को। सुनार की कहानी। रामस्वरूप नाम का वह सुनार कपड़े से गहनों की थैली लपेटे डरता डरता दरबार में आया। बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे काले घेरे और माथे पर पसीने की बूंदें। हुजूर, उसने घुटने टेकते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं, मगर मुझे लगता है कोई मेरी दुकान में घुसकर मेरी मेहनत के गहनों को रोज गायब कर रहा है। कभी सोने की चूड़ी, कभी मोती की माला। और हद तो तब हुई जब परसों मेरी पत्नी की नथ तक गायब हो गई और वो उसे पहने हुए थी। दरबार में ठहाका गूंज गया। तुम कहना चाहते हो कि किसी ने नथ उनकी नाक से निकाल ली और उन्हें पता ही नहीं चला? बीरबल ने पूछा। रामस्वरूप गंभीरता से बोला, जी हां। और चोरी के तुरंत बाद हर बार वो गहना मुझे अगले दिन वापस उसी अलमारी में मिल जाता है। अब दरबार खामोश हो गया। अकबर बोले, तो ये कोई चोर नहीं, कोई जादू है? रामस्वरूप बोला, नहीं हुजूर, मैं जादू नहीं मानता, मगर मेरा काम चौपट हो गया है। हर ग्राहक मुझसे कहता है, जो अपने गहने नहीं संभाल सकता वो हमारा क्या बनाएगा? बीरबल की जिज्ञासा। बीरबल ने गहराई से सोचा। यह कोई आम चोरी नहीं लग रही थी। हर बार गहना खुद ब खुद वापस मिल जाना। कुछ तो गड़बड़ थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? मैं और मेरी पत्नी, रामस्वरूप बोला, कभी कभी मेरा भतीजा रतन भी आता है। क्या दुकान पर ताला ठीक से लगाया जाता है?
हर रात खुद मैं लगाता हूं और चाबी मेरे पास रहती है हमेशा। बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी कि वे एक रात रामस्वरूप की दुकान में रुककर निगरानी करना चाहते हैं। अकबर ने तुरंत इजाजत दे दी। दुकान में जांच। बीरबल रात को सादे कपड़ों में दुकान पहुंचे। रामस्वरूप ने जैसे ही दुकान बंद की, बीरबल ने उसे एक और कुंडी लगाने को कहा। खुद वे दुकान के पिछले हिस्से में छुप गए, जहां अंधेरा था। आधी रात को हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। दरवाजा नहीं खुला था, मगर भीतर कोई आया जरूर था। करीब 15 मिनट बाद बीरबल ने देखा, एक लंबी छाया अलमारी के पास पहुंची, कुछ निकाला और फिर उसी जगह रख दिया। सुबह होते ही बीरबल ने रामस्वरूप को बुलाया। रामस्वरूप, आज क्या गायब है? रामस्वरूप ने अलमारी खोली और चिल्लाया, मेरी मां की अंगूठी। ये मेरी सबसे कीमती धरोहर थी। और क्या तुम शर्त लगाओगे कि ये कल वापस मिल जाएगी? जी, मुझे पूरा यकीन है। बीरबल मुस्कराए। चोर का पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने फिर वही अंगूठी अलमारी में रखी हुई पाई, लेकिन साथ ही उन्होंने अलमारी के अंदर एक बेहद महीन लिफाफा चिपका देखा, जिसमें लिखा था, अगर मैं ये न करता तो तुम कभी न बदलते। लिफाफे पर कोई नाम नहीं था। बीरबल ने अब तय किया कि सच्चाई सामने लानी ही होगी। उन्होंने रामस्वरूप की पत्नी को दरबार में बुलवाया। बीरबल ने पूछा, माता, क्या आपको अपने पति की किसी आदत से परेशानी है? वो बोली, हुजूर, वो बहुत मेहनती हैं, पर एक ही दोष है, लालच। वो दिन रात बस सोना चांदी के बारे में सोचते हैं। मेरे कहने पर भी घर में कभी वक्त नहीं बिताते। गहनों को लेकर इतने ज्यादा पजेसिव हैं कि डर लगता है कहीं एक दिन खुद ही खो न जाएं। क्या आपको लगता है कि उन्हें डराने से सुधार हो सकता है? जी, तभी तो। क्या आपने ये सारा प्लान बनाया? रामस्वरूप चौंककर बोला, तुमने ही? उसकी पत्नी धीरे से मुस्कराई, हाँ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम हर समय गहनों में ही उलझे रहो, तो मैंने चुपके से हर रात एक गहना छुपा दिया और अगली सुबह अलमारी में वापस रख देती थी, ताकि तुम समझो कि इस दौलत के अलावा भी कुछ है इस जीवन में। दरबार में न्याय। अब अकबर पूरी बात सुन चुके थे। तो बीरबल, वे बोले, क्या ये अपराध है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये अपराध नहीं, एक बहुत सुंदर सीख है। ये पत्नी अपने पति को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना सिखा रही थी, प्यार से, डर से नहीं। कभी कभी डर भी एक दवा बन सकता है, अगर उसमें उद्देश्य हो। रामस्वरूप ने आंसू भरी आंखों से अपनी पत्नी की ओर देखा। मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि जो सचमुच की अमानत है वो मेरे साथ थी और मैं सोने की अंगूठियों में उलझा था। अंतिम निर्णय और सीख। अकबर ने आदेश दिया, रामस्वरूप को 1 साल के लिए सभी गहनों का कारोबार छोड़कर गरीब कन्याओं के विवाह के लिए गहने बनाने होंगे, मुफ्त में, ताकि उसकी कारीगरी सेवा बन जाए और सेवा में उसका लोभ घुल जाए। रामस्वरूप ने सिर झुका दिया। सीख है, जिसके पास सबसे कीमती चीज होती है, अक्सर वही उसे पहचान नहीं पाता। कभी कभी डर धोखे से ज्यादा गहरा होता है, और अगर वो सही हाथों में हो तो जिंदगी की सबसे सुंदर सीख बन जाता है। अगली नई कहानी। एक सुबह बादशाह अकबर की नींद कुछ भारी मन से खुली। सपने में उन्होंने खुद को भीड़ के बीच हंसते देखा था और फिर अचानक सबने उनकी हंसी का मजाक उड़ाया। आंख खुली तो पसीना बह रहा था। उन्होंने तुरंत बुलाया वजीर आला अब्दुल रहीम को। अकबर गंभीर लहजे में,
आज से दरबार में कोई नहीं हंसेगा। हंसी अनुशासन बिगाड़ती है। रहीम घबराकर, हुजूर, ये थोड़ी अजीब सी बात। अकबर कड़क आवाज में, मैंने फैसला सुनाया है और इसका पालन करवाने के लिए एक खास पहरेदार तैनात करो। हंसी रोकने वाला पहरेदार। दरबार में पहरेदार की एंट्री। अगले दिन दरबार के मुख्य द्वार पर तैनात किया गया गुर्रू सिंह, एक हट्टा कट्टा रक्षक जो मुस्कान को भी गुनाह मानता था। उसका चेहरा हमेशा ऐसा लगता जैसे नींबू चूसकर बैठा हो। हंसी की एक भी आहट मिलते ही वो डंडा ठोक देता। गुरु सिंह चीखते हुए, होंठ फैलाए तो डंडा पड़ेगा। दरबार में माहौल एकदम बदल गया। जहां पहले हल्के फुल्के मजाक होते थे, अब सबके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। हंसी का पहला अपराधी तानसेन। तानसेन ने एक दिन एक नया राग तैयार किया था, राग खिलखिला। जैसे ही उन्होंने उसकी पहली सुर लगाई, एक मुनादी करने वाला दरबारी हंसी रोक न पाया। गुरु सिंह हंसी आई, चलो बाहर। दरबारी कांपते हुए, माफ कीजिए। राग बड़ा मजेदार था। अकबर, तानसेन, क्या ये कोई राग है? ये दरबार नहीं, नाटकशाला है। तानसेन लज्जित हो गए। अगले ही दिन उन्होंने अपनी वीणा में धागा बांध दिया और चुपचाप बैठने लगे। बीरबल की गैर मौजूदगी। बीरबल पिछले कुछ दिनों से शहर के बाहरी इलाकों का दौरा कर रहे थे। जब उन्हें खबर मिली कि दरबार में हंसी पर पाबंदी है और एक पहरेदार इसे लागू कर रहा है, वो चौंक उठे। बीरबल मुस्कुराते हुए, अगर दरबार से हंसी गायब है तो समझो अक्ल भी छुट्टी पर गई है। बीरबल की वापसी, लेकिन चुपचाप। जब बीरबल दरबार में लौटे, उन्होंने पहले दिन कोई बात नहीं की। बस गंभीर मुद्रा में बैठे रहे और चुपचाप गुरु सिंह को निहारा। गुरु सिंह संदेह से, बीरबल के चेहरे पर कुछ हलचल है, मुस्कान जैसा कुछ। बीरबल गंभीरता से, ये चेहरा नहीं, मेरी सोच की परछाई है। अकबर की उलझनें बढ़ी। हर दिन कुछ अजीब होता जा रहा था। दरबारी बातें भूलने लगे, कवि कागज के बजाय चुपचाप दीवार घूरते रहे और रसोई में हलवाई ने नमक शक्कर तक उलट दिए। अकबर खींचते हुए, क्या सब पागल हो गए हैं? बीरबल, नहीं हुजूर, बस सबने हंसी छोड़ दी है। अकबर, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल, एक बार आईने में खुद को देख लीजिए। मुस्कान की छाया तक नहीं बची। बीरबल की योजना, हंसी की अदालत। एक दिन बीरबल ने घोषणा करवाई, शाम को दरबार में एक विशेष सुनवाई होगी। विषय, क्या हंसी अपराध है? दरबार फिर से भर गया। गुरु सिंह एकदम सतर्क, डंडा ताने। बीरबल ने मंच पर 3 गवाह पेश किए। एक पुराना विदूषक, मेरी कला ही खत्म हो गई, बीवी ने कहा, अब तू घर का सामान बेच दे। 2, एक बच्चा, अब्बा पहले मुझे कहानियों में हंसाते थे, अब सिर्फ झल्लाते हैं। 3, एक डॉक्टर, बीमारियां बढ़ गई हैं, लेकिन दवा से पहले हंसी चाहिए, जो अब यहां मना है। अकबर चुप, दरबार शांत। बीरबल ने सबकी ओर देखा और बोला, हंसी हवा जैसी है, दिखती नहीं, पर सांस रोक कर देखो तो फर्क समझ आता है। और ये गुरु सिंह, जैसे किसी को छींकने से मना करना। ये दरबार है हुजूर, हंसी से नहीं डरता, वो कचहरी बन जाएगा। अकबर का जवाब। अकबर ने एक लंबी सांस ली और फिर हंस पड़े। पहली बार। अकबर हंसते हुए, बीरबल, मुझे गुरु सिंह से डर लगने लगा था। पूरे दरबार में एक साथ हंसी गूंज उठी। गुरु सिंह हक्का बक्का। अकबर, गुरु सिंह, तुम्हारा काम खत्म।
अब से तुम हमारे सन्नाटा रोकने वाले मंत्री बनोगे। जब दरबार एकदम सूना हो तो ताली बजाना। और अंत में सब कुछ सामान्य हो गया। तानसेन फिर से सुर लगाते, दरबारी मुस्कुराते, कवि काव्य बुनते। लेकिन एक शाम अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मैं फिर से अजीब हुक्म दे दूं तो? बीरबल हंसते हुए, तो मैं फिर से अजीब हल निकालूंगा। हंसी कभी भी छोटी बात नहीं होती। जिस जगह से हंसी गायब हो जाए वहां ताज भी बोझ बन जाता है। और दरबार में, वहां तो हर सवाल का जवाब है अगर बीरबल हो। अगली नई कहानी, बीरबल और वो फकीर जो हर रोज रूप बदलता था। दरबार की सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। शाही घंटा बजने से पहले ही एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपना, किले के द्वार पर एक अजीबोगरीब फकीर आया है। हर दिन वह नया चेहरा लेकर आता है, कभी जवान राजकुमार, कभी अंधा साधु, कभी बूढ़ा मुसाफिर। पर उसकी आवाज और बातें हर दिन वैसी ही होती हैं। अकबर ने आंखें सिकोड़ लीं, हर रोज नया चेहरा। और हर बार दरवाजे पर बीरबल, जो हमेशा अपनी जगह पर शांत बैठा रहता था, मुस्कराया। कुछ तो राज है इस फकीर के पीछे, उसने कहा। अकबर ने हुक्म दिया, उसे दरबार में लाओ। कुछ ही देर में दरबार के कक्ष में एक फकीर दाखिल हुआ। आज उसने एक साधारण पर फटी हुई अचकन पहनी थी, एक आंख पर काला पट्टा था और हाथ में एक मटकी। वह अकबर के सामने झुक गया और बोला, जहांपनाह, आपसे कुछ मांगने आया हूं। अकबर ने इशारा किया, मांग जो मांगना है। फकीर बोला, मैं हर दिन बदलता हूं, क्योंकि दुनिया हर दिन बदलती है। पर जो नहीं बदलता वो है एक राजा की बुद्धि और एक वजीर की चालाकी। आज मैं आपसे एक सवाल मांगता हूं। अकबर की भौहें तन गईं। सवाल? हाँ जहांपनाह। अगर मैं आपको हर दिन एक नया रूप दिखाऊं तो आप कैसे जानेंगे कि मैं वही फकीर हूं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल उठे, मुस्कराए और फकीर के पास जाकर बोले, सिर्फ एक चीज है जो इंसान लाख रूप बदल ले पर नहीं बदल सकती। फकीर की आंखों में चमक आई, क्या? उसकी नजर, बीरबल ने उत्तर दिया। रूप, वेश, चाल, यहां तक कि भाषा भी बदली जा सकती है, पर जो आंखें देखती हैं उनमें छुपा दृष्टिकोण नहीं बदला जा सकता। मैंने हर दिन तुम्हारी आंखों में एक ही बात देखी, तुम्हें कुछ छुपाना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फकीर जरा पीछे हट गया। तो क्या तुम मुझे पहचानते हो? बीरबल ने ठहाका लगाया, हाँ, और अगर मेरा अनुमान सही है तो आप वही महमूद दरवेश हैं जो पिछले वर्ष काबुल से हमारे खिलाफ साजिश करते हुए पकड़े गए थे। लेकिन आपको माफ कर दिया गया था। आपने तभी वचन दिया था कि अब से साधु जीवन जिएंगे। लेकिन लगता है आप अपनी आदतों से बाज नहीं आए। अकबर की आंखें गुस्से से भर गईं। सच कह रहे हो बीरबल? फकीर की आंखें नीचे झुक गईं। अब वह शांत स्वर में बोला, आपकी नजर से बचना नामुमकिन है बीरबल। मैंने अपनी पहचान छुपाने के लिए हर तरीका अपनाया, पर आपकी बुद्धि से नहीं बच सका। अकबर ने बीरबल को देखा, फिर फकीर को। क्या इरादा था तुम्हारा? फकीर बोला, मैं हर दिन दरबार के पास आता और छुपकर सिपाहियों के बीच बातें सुनता। मुझे शक था कि दरबार में कुछ लोग बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, परंतु किसी को सीधे बताने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए हर दिन नया रूप धरकर सबको परखता रहा। अकबर का गुस्सा अचानक संयम में बदल गया। तो तुम यह सब मेरे लिए कर रहे थे? हाँ जहांपनाह, फकीर बोला। पर मेरी गलती यह थी कि मैंने यह बिना इजाजत किया। मैं डर गया था कि आप मुझे फिर से साजिश करता समझेंगे। बीरबल ने कहा,
तो इसका अर्थ है कि यह रूप बदलना किसी अपराध की मंशा से नहीं था, बल्कि एक राजभक्त की विवशता थी। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन अगली बार राजभक्ति के लिए भी छल मत अपनाना। सच्ची सेवा में ईमानदारी होनी चाहिए। फकीर ने सिर झुका लिया। जहां पनाह, आज के बाद मैं सिर्फ एक ही रूप में रहूंगा, आपका वफादार सेवक। बीरबल ने मुस्कराते हुए जोड़ा, और हम तुम्हारी आंखों को रोज परखेंगे, ताकि फिर कोई दूसरा रोज नया चेहरा लेकर धोखा न दे। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोला, जहां पनाह, इस फकीर की कहानी ने हमें एक सीख दी है, बदले हुए रूपों से मत डरो, पर आंखों की सच्चाई को कभी अनदेखा मत करो। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छल और सच्चाई के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। किसी का रूप, वेश या मुखौटा देखकर उसकी नीयत मत परखो, बल्कि उसकी आंखों, व्यवहार और मंशा को पहचानो, क्योंकि सच्चाई हमेशा किसी न किसी नजर में झलक जाती है। अगली नई कहानी। अरे सुनो यार, आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं ना, उसे सुनकर तुम हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे और सोच में भी पड़ जाओगे। सोचो जरा, एक जमींदार है जो गरीबों को सूखे पत्ते बेच रहा है, वो भी पूरे पैसे लेकर। अब बात दरबार तक पहुंची। बादशाह अकबर भी चकरा गए और फिर बारी आई बीरबल की। लेकिन रुकिए, ये मामला सीधा साधा नहीं है, क्योंकि जो ट्विस्ट आया ना, वो इतना अजीब था कि दरबार भी सन्न रह गया। ये कहानी मजेदार भी है, तेज दिमाग वाली भी, और ऐसी चालें चली गई हैं कि मजा आ जाएगा। तो अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि बीरबल का दिमाग आखिर में जो करता है ना, उफ़। अब पेश है पूरी कहानी। बीरबल और वो जमींदार जिसने गरीबों को सूखे पत्ते बेचे। दरबार का सवेरा। आसमान में धूप फैल चुकी थी, लेकिन बादशाह अकबर का चेहरा कुछ बुझा बुझा सा लग रहा था। कारण था दरबार में हाल ही में आई एक शिकायत। दरबार में रोज नए नए मसले आते रहते थे। कोई गाय खो गया, किसी का पड़ोसी नमक चुरा ले गया, कोई आदमी खुद को चांद का मालिक बता रहा था। लेकिन आज का मामला जरा हटकर था। बीरबल जैसे ही दरबार पहुंचे, अकबर ने उन्हें इशारे से पास बुलाया। अकबर धीरे से, बीरबल, आज जो सुनने वाले हो उससे भी तुम जरूर हैरान हो जाओगे। बीरबल हंसते हुए, जहां आप हो जहां पनाह, वहां हैरानी हमेशा एक मुस्कान के साथ आती है। अकबर मुस्कुराकर, तो फिर सुनो, एक जमींदार है, नाम है कुंदनलाल। शिकायत ये है कि वो अपने गांव के गरीबों को सूखे पत्ते बेच रहा है, समझे? और पैसे भी पूरे ले रहा है। वो भी इस दावे के साथ कि ये कोई बहुत उपयोगी चीज है। बीरबल सूखे पत्ते बेच रहा है, पैसे लेकर, और कोई पकड़ नहीं पाया अब तक। अकबर पकड़ा गया है, लेकिन उसने जो सफाई दी है, उससे सारे मंत्री हक्के बक्के हैं। खुद सुन लो, मैंने उसे आज दरबार में बुलाया है। कुंदनलाल का प्रवेश। एक लंबा, पतला, घाघ टाइप जमींदार दरबार में दाखिल हुआ। चेहरे पर ढेर सारा आत्मविश्वास था, मानो वो कोई बहुत बड़ा आविष्कार करके आया हो। अकबर सख्त स्वर में, कुंदनलाल, ये क्या तमाशा है? तुम गरीबों को सूखे पत्ते क्यों बेच रहे हो? कुंदनलाल बिल्कुल शांत, जहां पनाह, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं व्यापार कर रहा हूं, और जो चीज मैं बेच रहा हूं वो आयुर्वेदिक है। बीरबल कपोल पर अंगुली फेरते हुए, अच्छा, और इन सूखे पत्तों का चमत्कारी उपयोग क्या है? कुंदनलाल गर्व से, ये शांति पत्ते हैं। जो इन्हें जलाता है उसके जीवन में शांति आती है। जो तकिए के नीचे रखता है उसे अच्छे सपने आते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पर्यावरण के लिए अच्छे हैं,
क्योंकि इन्हें दोबारा जमीन पर फेंकने से खाद बनती है। दरबार में हल्की हंसी छूट गई। अकबर, घूरते हुए, तो तुम एसेंशियली कूड़ा बेच रहे हो, उसे चमत्कार बताकर? कुंदनलाल, नहीं जहांपनाह, मैं आस्था बेच रहा हूं। जिस तरह लोग धागा बांधते हैं, नींबू मिर्च लटकाते हैं, वैसे ही मेरे पत्ते शांति देते हैं। बीरबल मुस्कुराकर, मतलब अंधविश्वास को व्यापार बना दिया है आपने? कुंदनलाल मुस्कुराते हुए, नहीं बीरबल जी, मैंने लोगों को विकल्प दिया है, लिया या नहीं वो उनकी मर्जी। अकबर की उलझन और दरबार का विभाजन। अकबर ने दरबार की ओर देखा। कुछ मंत्री कुंदनलाल की बातों से प्रभावित लग रहे थे और कुछ क्रोधित। अकबर, अगर ये वाकई में पाखंड है तो रोकना होगा, और अगर लोग खुशी से खरीद रहे हैं तो क्या हमें रोकना चाहिए? मंत्री फैजी, जहांपनाह, अगर लोग मूर्ख हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मंत्री तानसेन, हंसते हुए, लेकिन बीरबल कुछ कर सकता है। बीरबल गंभीर होकर, जहांपनाह, मुझे 3 दिन दीजिए इस पत्तों की शांति का रहस्य उजागर करने के लिए। अकबर, तुम्हें मिलते हैं पूरे 3 दिन। अगर साबित कर दो कि ये धोखा है तो कुंदनलाल को सजा मिलेगी। बीरबल की योजना, पत्ता प्रयोग। बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने उसी गांव में जाकर 100 लोगों को मुफ्त बीरबल ब्रांड के सूखे पत्ते बांटे। हर पत्ते पर लिखा था, इस पत्ते को देखने के बाद जो भी झूठ बोलेगा उसकी नाक लाल हो जाएगी। 3 दिन बाद गांव में अफवाह फैल चुकी थी। लोग इन जादुई पत्तों से डरने लगे। गांव में झूठ बोलने से लोग बचने लगे। कुछ तो मंदिर में जाकर माफी मांगने लगे। चौथे दिन बीरबल दरबार लौटे। दरबार में खुलासा। अकबर, बीरबल, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? बीरबल, जहांपनाह, अनुभव तो अद्भुत था। मेरी पत्तियां भी काम कर गईं, लोग सच बोलने लगे, अपराध कम हो गए और गांव में सच्चाई का डर फैल गया। अकबर, अच्छा, तो क्या तुम्हारी पत्तियां वाकई में जादुई थीं? बीरबल मुस्कुराकर, बिल्कुल नहीं। वो भी सूखे पत्ते ही थे, बस उन पर लिखा था कि झूठ बोलने से नाक लाल हो जाएगी। और लोगों ने मान लिया। यही कुंदनलाल का भी खेल है, भ्रम फैलाकर व्यापार। कुंदनलाल गुस्से में, लेकिन मैंने जबरदस्ती नहीं की बीरबल जी। बीरबल, तो फिर अपनी पत्तियां खुद क्यों नहीं खरीदते आप? क्या आपने खुद कभी इन्हें तकिए के नीचे रखकर अच्छे सपने देखे? कुंदनलाल चुप। बीरबल उसी लहजे में, आपका व्यापार भ्रम बेच रहा है और गरीबों को मूर्ख बनाना किसी भी हाल में न्यायसंगत नहीं है। अकबर का फैसला। अकबर, बीरबल, तुमने न केवल सच उजागर किया बल्कि बड़ी समझदारी से हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कुंदनलाल, तुम्हारे सारे पैसे गरीबों को लौटाए जाएंगे और तुम्हें दरबार की निगरानी में सामाजिक सेवा करनी होगी। हर दिन गरीबों को असली ज्ञान देना पड़ेगा, नकली पत्ते नहीं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कुंदनलाल, जो हुक्म जहांपनाह। कहानी का अंत और एक छोटा सा संकेत। बीरबल दरबार से निकलते हुए मुस्कराए। तभी तानसेन ने छेड़ते हुए पूछा, तानसेन, और अब अगली बार कौन पकड़ा जाएगा? वो बाबा जो लोगों से पैसे लेकर चिल्ला योगा सिखा रहे हैं? बीरबल आंख मारते हुए, हो सकता है, लेकिन पहले देखना होगा कि उनकी नाक कितनी लाल होती है। सीख। धोखे का सबसे बड़ा हथियार है लोगों का भ्रम, और भ्रम तोड़ने के लिए चाहिए बीरबल जैसी बुद्धि और थोड़ी सी हंसी। अगली नई कहानी। अकबर का दरबार, जहां हंसी और हैरानी साथ साथ बैठते हैं। शाही सुबह थी। अकबर के राजमहल में दरबार सजा हुआ था। नक्कार खाने में ढोलक की थाप धीमे धीमे सुनाई दे रही थी और बाहर घोड़ों की टापों की गूंज जैसे बादशाही शान का ऐलान कर रही थी।
पर दरबार के भीतर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। बादशाह अकबर ने जैसे ही गद्दी संभाली, महामंत्री राजहंस दौड़ते हुए आए। चेहरे पर हैरानी भी थी और संकोच भी। अकबर कुर्सी से उठते हुए, क्या बात है राजहंस, सुबह सुबह ऐसी भगदड़ क्यों? राजहंस झिझकते हुए, जहांपना, एक समस्या है और वो घोड़े से जुड़ी है। अकबर हंसकर, तो क्या घोड़ा दरबार में शिकायत लेकर आया है? राजहंस, माफ कीजिए पर बात कुछ वैसी ही है। आपके शाही अस्तबल का घोड़ा राजरथ, उसने खुद को सेनापति घोषित कर दिया है। अकबर, हक्का बक्का घोड़ा खुद को सेनापति? राजहंस, जी जहांपना, और ये फरमान उसने खुद अपने थूथन से दस्तावेज खींचकर दरबार के बाहर लटकवाया है। अकबर, इस तरह के झूठ या मजाक की सजा बड़ी होती है। किसने ऐसा किया? राजहंस, बीरबल को बुला लीजिए हुजूर। लगता है मामला उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। बीरबल का प्रवेश और पहला तंज। बीरबल दरबार में आए तो चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो अकबर को हमेशा उलझा देती थी। अकबर, बीरबल, क्या तुम्हें इस घोड़ा सेनापति प्रकरण के बारे में पता है? बीरबल गंभीरता से, हुजूर, जब जानवर बोलने लगें और खुद को ओहदे दें तो इंसानों को चुप हो जाना चाहिए। अकबर, अब व्यंग्य बंद करो और बताओ माजरा क्या है? बीरबल, हुजूर, राजरथ नाम का घोड़ा दरअसल एक सिपाही के नाम पर खरीदा गया था। वो सिपाही युद्ध में मारा गया और रजिस्टर में राजरथ नाम वाला सेनापति दर्ज हो गया। अब किसी ने जानबूझकर उस रजिस्टर की नकल दरबार में टांग दी है। अकबर, मतलब कोई राजरथ घोड़े के नाम पर ओहदा हथियाना चाहता है? बीरबल, जी नहीं, बल्कि कोई यह साबित करना चाहता है कि हमारे दरबार में एक जानवर भी पद पा सकता है, अगर नाम सही हो। दूसरे दिन दरबार में नया मोड़। अगले ही दिन दरबार में एक अजीब याचिका आई। एक आदमी धोती कुर्ता पहने बड़ी सफाई से दरबार में दाखिल हुआ। नाम था गोलू हरगोपाल। गोलू झुककर, जहांपनाह, मैं आपके दरबार में आवेदन देने आया हूं। मैं राजरथ घोड़े का सचिव बनना चाहता हूं। अकबर, आश्चर्य से, क्या बकवास है ये? गोलू, हुजूर, अगर घोड़ा सेनापति हो सकता है तो उसे सचिव की भी आवश्यकता होगी। मैं पढ़ा लिखा हूं, घोड़ों की भाषा समझता हूं और मैं उसके निर्णय जनता तक पहुंचाऊंगा। अकबर, गुस्से से इसका सिर घूम गया है क्या? गोलू, नहीं हुजूर, दरबार में न्याय समान रूप से सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या घोड़ा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ मंत्री हंस रहे थे, कुछ घबरा गए। बीरबल की चाल, घोड़ों की परीक्षा। अकबर अब तक झुंझला चुके थे। उन्होंने बीरबल को इस तमाशे का अंत करने का आदेश दिया। बीरबल, जहांपनाह, मुझे 3 दिन दीजिए। मैं इस घोड़े की योग्यता साबित करूंगा या उसका सेनापति होना खारिज करूंगा। अकबर, ठीक है, लेकिन इस बार अगर तुम्हारा जवाब न आया तो घोड़े को हम वजीर बना देंगे। 3 दिन 3 अलग प्रयोग। पहला दिन, बीरबल ने राजरथ के सामने 3 सिपाही खड़े किए। सबने अपने नाम घोड़े के कान में कहे, एक नाम सही, 2 झूठे। बीरबल ने देखा घोड़ा जिस सिपाही को सूंघता रहा वही असली राजरथ था, जो दरअसल मर चुका था। घोड़ा सिर्फ महक पहचानता था, नाम नहीं। दूसरा दिन, राजरथ के सामने 2 चारे की बाल्टियां रखी गईं, एक पर लिखा था पद और दूसरी पर लिखा था कर्तव्य। घोड़े ने पद चुना। बीरबल फुसफुसाते हुए, यही हमारी राजनीति की असली तस्वीर है, सबको कुर्सी चाहिए, काम कोई नहीं करना चाहता। तीसरा दिन, बीरबल ने दरबार में घोषणा की, अब राजरथ घोड़े को असली सेनापति घोषित किया जाता है और कल सुबह युद्ध की अग्रिम पंक्ति में भेजा जाएगा।
घोड़ा भाग गया। सच सामने आता है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में उस आदमी को लाया जो ये पूरा झोल रच रहा था, एक दरबारी मंत्री भोंपूलाल, जिसे हाल ही में सेना से बाहर किया गया था। भोंपूलाल घबराकर, हुजूर, मुझे लगा कि अगर मैं राजरथ के नाम पर दरबार को भ्रमित कर दूं तो मैं खुद उसका सचिव बनकर सारे निर्णय लेने लगूंगा। घोड़ा तो बस नाम था। अकबर गुस्से में, तुमने पूरे दरबार का मजाक बना दिया। बीरबल हंसते हुए, लेकिन अगर ये न होता तो हमें पता कैसे चलता कि दरबार में घोड़े से ज्यादा मूर्ख इंसान भी बैठे हैं। अकबर का निर्णय और अंतिम ठहाका। अकबर, भोंपूलाल को 1 महीने के लिए अस्तबल में रखा जाएगा, लेकिन एक घोड़े की देखभाल में, ताकि उसे समझ आए कि घोड़ा बनना आसान नहीं। और गोलू? बीरबल, उसे शाही पुस्तकालय में रखा जाएगा, जहां वो घोड़ों की भाषा पढ़ता रहे। चुपचाप। दरबार हंसी से गूंज उठा। कहानी की सीख। अगर कुर्सी मिल जाए तो मत समझो कि योग्यता भी मिल गई, वरना कोई घोड़ा भी सेनापति बन जाएगा और फिर सचिव कोई भोंपूलाल। अगली नई कहानी। बीरबल को मिला वो तोहफा जो हर घंटे अपना रूप बदलता था। शाही दरबार अपने पूरे वैभव में सजा था। सोने से मढ़े स्तंभों के बीच रेशमी पर्दे लहरा रहे थे और मोतीजड़े फर्श पर बीरबल अपने चिरपरिचित शांत और आत्मविश्वासी अंदाज में प्रवेश कर रहे थे। चारों ओर के दरबारियों की नजरें हमेशा की तरह उस पर थीं, कुछ ईर्ष्या भरी, कुछ प्रशंसा से लबालब। बादशाह अकबर आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। सुबह से ही वे किसी विशेष वस्तु की प्रतीक्षा कर रहे थे। अकबर मुस्कराते हुए, बीरबल, आज तेरे लिए एक ऐसा तोहफा आया है जो तुझ जैसे चतुर आदमी के लिए ही उपयुक्त है। बीरबल हाथ जोड़ते हुए, जहांपनाह, आपकी कृपा से तो मैं हर दिन किसी अनमोल तोहफे की तरह ही बीतता है। अकबर, नहीं नहीं, यह साधारण उपहार नहीं है। इसे एक दूर देश के सुल्तान ने भेजा है और संदेश में लिखा है, यह तोहफा जिसे दिया जाए उसका विवेक और साहस अग्नि परीक्षा से गुजरेगा। बीरबल थोड़ा चौकन्ना हो गया। अकबर, यह तोहफा